दोस्तों, आज से कुछ 10,000 साल पहले मानव पूरी तरह से पत्थर से बनाई हुई चीजों पर निर्भर था, जिसको स्टोन एज भी कहा जाता है। और धीरे धीरे समय गुजरने के साथ साथ इंसान धातु का उपयोग करना सीखा, जिससे करीब आज से 3000 साल पहले ब्रोंज एज का शुरुआत हुआ। इस धातु के उपयोग में आने से मानव को पत्थर के मुकाबले शिकार करना और भी आसान हो गया। और इस युग का सबूत हम लोगों को हमारे भारत के प्री हिस्टोरिक इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिलता है, जहाँ पे अलग अलग आकृति के ब्रोंज से बने हुए धातु पाए गए हैं। और भारत में आज से करीब 1000 साल पहले वैदिक काल के दौरान आयरन एज का शुरुआत होता है। और इस लोहा युग के शुरुआती दौर में आयरन गोल्ड से भी ज्यादा महंगा था। इस बात का सबूत उस समय के प्राचीन भारतीयों के जवाहरातों से पता चलता है। उसके बाद भी मध्यकाल तक लोहा और स्टील बेहद ही महंगे होते थे। स्टील से सिर्फ तलवार बनाए जाते थे। उस समय के भारतीय तलवार पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। खास करके मिडिल ईस्ट देशों में इस तलवार को जवाब हिंद के नाम से जाना जाता था, यानी द इंडियन ब्लेड। और पहली बार इंग्लैंड के ब्रिटिश इंजीनियर हेनरी बिस्मार्क के द्वारा स्टील प्रोडक्शन में एक ऐसा तकनीक को इजाद किया गया जिसने इस लोहे और स्टील के बाजार को पूरी तरह से बदल के रख दिया, जिससे फिर मास प्रोडक्शन होने की वजह से लोहा और स्टील की दर कम होने लगे। आज हम जो भी देखते हैं जिसमें हमारे दिनचर्या के कामों को अंजाम दिया जाता है, उन सभी क्षेत्रों में स्टील का उपयोग होता ही होता है। जैसे धागा सिलने से लेकर मंगलयान में, यूं कहें तो अंतरिक्ष के सफर में स्टील का उपयोग होता है। स्टील प्रोडक्शन के मामले में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा स्टील उत्पादन करने वाला देश है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारतीय स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानेंगे कि कैसे भारत दुनिया में एक सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर बना, और ये भी जानेंगे कि टाटा भारत में स्टील इंडस्ट्री को खड़ा करने में क्या भूमिका निभाता है। आज का इस मजेदार स्टील के सफर में आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों, 2020 ये वो समय था जब कोविड के कारण स्टील इंडस्ट्री में प्रोडक्शन कम हो रहा था। लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आप भी देखे होंगे जब स्टील के स्टॉक्स करीब 12% के लॉस में चल रहे थे, क्योंकि काफी हद तक जो स्टील मार्केट को चलाने वाली इंडस्ट्री है, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सभी के काम एक तरह से थमसा गए थे, जिससे स्टील की कम डिमांड की वजह से प्रोडक्शन भी कम हो रहा था। और स्टील को बनाने में जो रॉ मेटेरियल उपयोग होता है, उनके माइनिंग भी लॉकडाउन की वजह से ओडिशा में बंद हो चुके थे, जिससे स्टील बनाने को लेकर रॉ मेटेरियल नहीं मिल रहा था। लेकिन पूरी दुनिया में लॉकडाउन हटने के बाद अचानक से स्टील की डिमांड बढ़ने लगी, क्योंकि हमारे भारत में ही देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट जैसे ब्रिज और रोड्स रिकॉर्ड ब्रेकिंग रफ्तार से बनने लगे, और पूरे देश के लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को कोविड के चलते अवॉइड कर रहे थे, और ज्यादातर लोग इंडिविजुअल व्हीकल खरीदने लगे, जिससे अचानक से स्टील की डिमांड बढ़ने से स्टील की प्राइस ऑल टाइम हाई हो चुका था। ये स्टील की प्राइस में उछाल सिर्फ हमारे भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया में स्टील की कंजप्शन 3 गुना ज्यादा हो चुका था। 2021 जनवरी और फरवरी के महीनों में भारत सिर्फ चाइना को 22.42 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट कर रहा था। अगर हम एक्सपोर्ट की परसेंटेज देखें तो भारत 90% स्टील सिर्फ चाइना को ही एक्सपोर्ट कर रहा था। चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील प्रोड्यूसर है, जो कि पूरी दुनिया का 51% स्टील अकेले ही बनाता है। लेकिन इसके साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा स्टील कंज्यूमर चाइना है। आप इस चार्ट के जरिए देख सकते हो, हर साल चाइना के द्वारा 51.4 मिलियन टन स्टील एक्सपोर्ट किया जाता है। वहीं चाइना का घरेलू डिमांड इतना है कि 37.9 मिलियन टन स्टील इंपोर्ट करना पड़ता है। अगर हम भारत और चाइना के बीच प्रति व्यक्ति का स्टील का उपयोग देखें तो चाइना में हर व्यक्ति सालाना 250 केजी स्टील कंज्यूम करता है। वहीं भारत में इसका आंकड़ा बेहद ही कम है, जो कि 60 केजी तक निकल कर आता है। इसी वजह से ही चाइना दुनिया का सबसे बड़ा स्टील कंज्यूमर है। भारत की स्टील इंडस्ट्री जीडीपी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे टोटल जीडीपी में 2% कंट्रीब्यूशन करता है, जो बहुत ज्यादा है। इस इंडस्ट्री से 5 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब मिल पाता है और 20 लाख से ज्यादा लोगों को इनडायरेक्ट तौर पर जॉब मिलता है। भारत सरकार स्टील इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है, जैसे मिशन पूर्वोदय के तहत ओडिशा में स्टील सेक्टर में नए नए कंपनीज आ रही हैं, जिसमें भारी निवेश भी शामिल है। और सरकार अच्छे से जानती है कि अगर हम लोगों को लॉन्ग रन के लिए तैयार होना है तो डोमेस्टिक स्टील कंपनीज को बचाना होगा। इन आंकड़ों के जरिए आप देख सकते हो ये सभी चाइनीज कंपनी कितना स्टील प्रोड्यूस करते हैं। इसी इन्वेंट्री का फायदा उठाकर इन स्टील को हमारे देश में बेहद ही कम दाम पे बेच सकते हैं। इसी के चलते ही भारत सरकार इंपोर्टेड स्टील पे अतिरिक्त इंपोर्ट ड्यूटी लगाता है, जिसके द्वारा घरोई स्टील कंपनी सुरक्षित रह पाते हैं। इंडियन गवर्नमेंट स्टील कंज्यूमिंग सेक्टर को बढ़ावा दे रही है, जैसे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स हो गए, नए रेलवे ट्रैक देश भर में बिछाए जा रहे हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग और कंटेनर्स बनाने में बहुत परिमाण में स्टील गवर्नमेंट के द्वारा खरीदा जाता है, जो कि भारतीय स्टील निर्माताओं से लिया जाता है, जैसे टाटा स्टील, जिंदल स्टील और सेल जैसी कंपनियों से, जिससे भारत का स्टील इंपोर्ट ना के बराबर होता है।
स्टील उत्पादन के मामले में चाइना के बाद भारत दूसरा स्थान पे आता है और भारत में सबसे ज्यादा स्टील टाटा स्टील के द्वारा बनाया जाता है। और टाटा स्टील भारतीय इतिहास में महान कंपनियों में से एक है जो कि 140 साल से इंडियन इकोनॉमी का रीढ़ का हड्डी बना हुआ है। इसी के बीच 4 नेशनल वार्स और 2 वर्ल्ड वॉर्स हो चुका है, फिर भी ये कंपनी भारतीय इतिहास में हमेशा चट्टान की तरह खड़ा रहा। आज के समय में भारत 111.5 मिलियन टन स्टील बनाता है और भारतीय सरकार का लक्ष्य है कि ये आंकड़ा आने वाले 5 सालों में 400 मिलियन टन को छू जाए। इसी लक्ष्य को देखते हुए टाटा स्टील ओडिशा में नए बंदरगाह सुवर्णरेखा प्रोजेक्ट के तहत बना रही है और कलिंगनगर प्लांट को और भी बढ़ा रही है जिससे डबल प्रोडक्शन बढ़ा सके। दोस्तों, जहां यूरोप के देशों में स्टील इंडस्ट्री को बढ़ती हुई पॉल्यूशन की वजह से बंद किया जा रहा है, वहीं भारत में बढ़ती प्रोडक्शन से जाहिर सी बात है कि इंडिया में पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आने वाले वीडियो में हम इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन के बारे में जानेंगे। इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।